नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सीतारमण के कार्यकाल का यह छठा बजट रहा। अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा, हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है और यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया। हालांकि अंतरिम बजट में 4 सेक्टर्स पर फोकस रहा: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी कि किसान। इसके साथ ही आम लोगों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बात रखी गई। पहली तो ये कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया और दूसरी, कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी चुनी चीजों पर पड़ता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, यह बजट विकसित भारत के युवा, गरीब, महिला और किसान पर आधारित है। ये देश के निर्माण का बजट है। इसमें 2047 के भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। उन्होंने कहा कि अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। पहले हमने 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसे बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने पर जोर दिया गया है। कुल मिलाकर गरीब, महिलाओं, युवाओं और अन्नदाता को साधने का पूरा प्रयास भी किया गया है। और कहीं ना कहीं आम चुनाव भी हैं, तो ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 24 का बजट और सब कुछ धीरे धीरे सेट भी किया है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, अंतरिम बजट में आत्मविश्वास की आहट में। तो बजट में गरीब, महिला, युवा, किसान के लिए जिस तरीके से काम करने की बात की गई है और प्रधानमंत्री स्वनिधि से 78 लाख लोगों को मदद, पीएम किसान सम्मान में 11.8 करोड़ किसानों को मदद, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार, फसल बीमा के परिणाम सकारात्मक, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, महिलाओं की उच्च शिक्षा में 44% की वृद्धि, 70% से ज्यादा पीएम आवास महिलाओं के नाम किए जाने की बात भी कही गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 10 साल में हुए अभूतपूर्व बदलाव के लिए देश में 15 नए एम्स का निर्माण, 3000 नए आईआईटी बनाने और लघु सीमांत उद्योगों को बढ़ावा देने, सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण, आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन करने, आयुष्मान भारत का लाभ सभी आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं को दिए जाने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल और हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात भी कही गई है। 40,000 वंदे भारत रेल जैसे कोच बनाने सहित जनसंख्या रोकने के लिए कमेटी और ब्याज मुक्त कर्ज देने की योजना पर भी बात रखी गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। आम जनता को सेंटर में रखते हुए उन्हीं मुद्दों को रखा गया है जिससे वो कनेक्ट होती है और आगे 2024 में भी वो आसानी से कनेक्ट हो जाए। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अंतरिम बजट में आत्मविश्वास की आहट, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। Our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society and geographical inclusivity through development of all regions of the country. लंबे समय से दरकार थी कि ऐसे जो थोड़े अपनी सेवाएं देते थे गरीब वर्ग है उनको भी लाभ मिलना चाहिए। आगामी
खास करके जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की बात कही है और डिजिटल इंडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर बहुत सारे सुधार भी लागू किए जा रहे हैं। इन सुधारों के बलबूते पर भारत बहुत आगे बढ़ेगा और खासकर मिडिल क्लास के लिए जो नई आवास योजना लेकर के आए हैं, इसका लाभ भी हमारे लिए एक बड़ा उपलब्धि भरा रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन की जो सुविधा इस बजट में दी, उसका माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। आगामी समय में हमारे लिए 1 करोड़ घरों में जो रूफ टॉप सोलर प्लान के अंतर्गत जो नई योजना बनाई गई, जिसके माध्यम से 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट बिजली के बिल की बचत का रास्ता निकाला जाएगा। ये न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है, इसका बड़ा लाभ हमको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये उम्मीदों भरा बजट भारत की प्रगति में, उन्नति में और आर्थिक दृष्टि में एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। मेरी अपनी ओर से श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे विभिन्न विभागों को जोड़ करके हम अपने लेखानुदान में इन बजट का लाभ लेंगे और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज का बजट जो है इंटरिम बजट था, लेकिन जो भाषण वित्त मंत्री महोदय ने दिया वो एक चुनावी भाषण लगा, मुझे एक इलेक्शन स्पीच लगा। और अपनी सरकार का गुणगान ही करना है वो तो हर सभा में नेता भाजपा के करते ही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अंतरिम बजट में भी कुछ ऐसे कदम ले सकते थे जिसमें लोगों को राहत मिलती। ना तो उसमें महंगाई को कम करने के उपाय बताए गए हैं, ना रोजगार पर को ध्यान केंद्रित किया गया है। ले देकर सिर्फ अपना गुणगान किया है, अपनी पीठ थपथपाई है और इस पूरे भाषण में कुछ ऐसा नया निकल कर नहीं आया जिससे जनता को कुछ उम्मीद जग सकती है। और मैं जानता हूं कि बजट इंटरिम था और जिस तरह सरकार कह रही है कि अगला बजट हम बाद में पेश करेंगे, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास दिखता है, ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है। लेकिन ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी थी सरकार के पास, वित्त मंत्री जी के पास, कि वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। और जब आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है, तो जो लोग मेहनतकश लोग हैं, खासकर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लासेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए कहीं कोई राहत, कोई हेल्प, कोई आर्थिक मदद देने का प्रावधान इस बजट में मुझे देखिए, तो अंतरिम बजट तो आ गया है। जुलाई तक की जो तस्वीरें होंगी वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल एक बात बड़ी गौर करने वाली है, महत्वपूर्ण है। देखिए, विपक्ष को जो कहना है वो कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से जब भी कोई बजट आता है उससे उम्मीदें काफ़ी बढ़ जाती हैं और ये भी होती हैं कि किन चीज़ों को हटाया जाएगा, क्या हमारे लिए महंगा हो जाएगा, क्या हमारे लिए सस्ता हो जाएगा, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इस पूरे बजट में जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया वो 4 सेक्टर्स पर है। देखिए, चाहे वो गरीबों के लिए हम बात कर लें, या हम महिलाओं के लिए बात कर लें, या युवाओं के लिए बात कर लें, या अन्नदाता के लिए बात कर लें, इसलिए इन पर फोकस किया गया है क्योंकि हमें बहुत अच्छे से देखना होगा। जब इलेक्शन चल रहे थे तब पीएम मोदी जी कहते, जब गारंटी की बात आती थी तब भी ये बात होती थी कि उनके लिए युवा, किसान, महिलाएं और गरीब, ये सबका साथ सबका विकास, हमारे लिए यही सबसे बड़ी जातियां हैं, हमारे लिए यही सबसे बड़ा एक वर्ग है, हमें इनके लिए करना है। उसकी पूरी झलक उन्होंने इस अंतरिम बजट में दिखा दी है। तो निश्चित तौर पर इसके साथ साथ जो 24 की लाइन है वो भी थोड़ी थोड़ी सी क्लियर है। अब विपक्ष यदि कहता है कि ये आत्मविश्वास नहीं, थोड़ा सा अति आत्मविश्वास है, कि उनको लगता है कि हम जो कह देंगे बस हो जाएगा, सब हमारे हैंड पे है। लेकिन असल में यदि देखा जाए और जो सपना है, जो बात की जा रही है कि 2047 तक भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी, क्या हम उसमें उतने सफल हो पाएंगे? दूसरी सबसे बड़ी बात कि इन 10 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना बदलाव हुआ है। इन सब बातों पर ही इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन 2 पॉइंट्स और हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए थे, वो भी आपको बता दे। देखिए कि कहीं ना कहीं इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया गया है और कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ। तो ये चीजें जिस पर ज्यादा फोकस्ड होता है उन चीजों पर बहुत ज्यादा बातें नहीं हुई। बाकी चाहे आप एजुकेशन की बात करेंगे, चाहे आप मेडिकल फील्ड पे चले जाइए, इन तमाम चीज़ों को लेके बहुत सारी बातों को छोटे छोटे से पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी दी गई है। अब इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनोज पंडित हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए स्वामीनाथ जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रीना सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी हैं। रीना जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
सीए अंशुल अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व चेयरमैन हैं ICAI के। आपका भी अंशुल जी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हैं। तनुज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मुझे लगता है अंशुल जी आपसे करूं, और इसलिए भी करना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से बजट आया, दिन भर से चर्चाओं में सबने अपनी बात रखी है। देखिए, जो बजट लाए हैं उन्होंने अपनी बात रखी, उनका अपना एक अलग पॉइंट था, राजनीतिक दलों का एक अपना अलग पॉइंट होता है, लेकिन ओवरऑल जो चीजें आई हैं, जिन वर्गों पर खास फोकस किया गया है और उसको सामने रखा गया है, कितने बदलाव की हम उम्मीद करें, या एक पॉइंट जो रखा जा रहा है कि आने वाले समय में एक मजबूत भारत की नींव को हम देखते हैं, और इन 10 सालों को भी हम देख लें सरकार के, तो निश्चित तौर पर किस तरह के इस बजट को आप देखते हैं? देखिए, इसको राखी जी एक लाइन में डिफाइन करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि बजट अच्छा है बुरा है, क्योंकि रीज़न बीइंग कि हमेशा एक बजट को बनाने के लिए 6-6 7-7 महीने की रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है और उसके बाद कुछ आउटकम्स निकल के आते हैं। अब जैसा कि विपक्षी बोल ही रहा है कि एक एंट्रीम बजट है, तो 2 दिन पहले से ये बात क्लियर हो गई थी कि इस बजट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आने वाला है, क्योंकि मैडम ने भी ये बात क्लियर कर दी थी, सीतारमण जी ने, कि हम इस बजट में बहुत लंबी लंबी घोषणाएं नहीं करेंगे, हम एक बैलेंस बजट बनाने की उम्मीद करेंगे जिससे हम एक बेसिक राहत लोगों को पहुंचा सकें। तो देखिए, बजट में मैं थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट पर रखना चाहूँगा। हर बजट में 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी होता है। तो जो पार्ट ए होता है वो हमेशा एलोकेशन पर बेस्ड रहता है, तो उसमें मुझे कुछ बातें जो बजट की बहुत अच्छी लगी वो मैं पहले वो डिस्कस करूँगा। इस बजट में कैपेक्स के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान दिया गया। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो भी एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए करा जाता है उसको हम कैपेक्स की कैटेगरी में रखते हैं। आप चाहे आप रोड्स की बात करें, ब्रिजेस की बात करें, रेलवे की बात करें, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी अच्छा एक एलोकेशन करा गया है, जो एक सराहनीय कदम है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा गया, और सबसे आउट ऑफ द बॉक्स जो चीज़ थी वो था रूफटॉप सोलर प्लांट्स के ऊपर वर्किंग करना। सो दीज आर द थिंग्स जिससे एक इस बजट को आउट ऑफ द बॉक्स बजट बना रहे हैं। एट द सेम टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ, पार्ट बी यानी कि इनकम टैक्स के अंदर या GST के अंदर कहीं ना कहीं कुछ छोटे मोटे फेरबदल होंगे। जैसे न्यू रिजीम, गवर्नमेंट इनकम टैक्स की न्यू रिजीम काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी, तो हो सकता था कि ओल्ड रिजीम को डिसकंटिन्यू कर दे या कुछ स्लैब रेट में बदलाव कर दे। तो ऐसा किसी तरह का कुछ देखने में नहीं आया बजट के अंदर। सो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर ये निराशाजनक बात रही। बट हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इनकम टैक्स के अंदर एक छोटा सा चेंज ज़रूर है जो कि सराहनीय है। वो ये है कि अगर किसी के 25,000 या 25,000 से कम के आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ थे, जो कि बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, जिसका रिकॉर्ड ना इनकम टैक्स के पास है ना SSC के पास है, और उसके कारण उसको एक खमियाजा भुगतना पड़ता था कि उसके रिफंड्स उसमें से एडजस्ट होते जाते थे। तो गवर्नमेंट ने 2009-2010 के पहले के जितने भी आउटस्टैंडिंग डिमांड थी उनको वेव करने का घोषणा करी, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके अलावा 2014-2015 से पहले के अगर किसी के 10,000 या 10,000 से कम के टैक्स ड्यूज है तो उसको भी पूरा वेवर करेंगे। तो ये बात मुझे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सराहनीय लगी। बाकी बजट में बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ भी नहीं है, जैसा कि आपने भी पहले कहा। तो बस मैं बजट के बारे में यही ओपिनियन देना चाहूँ। बिल्कुल ठीक है। मनोज जी, आवाज़ पहुँच रही है? मनोज जी, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही, लेकिन आपको वॉइस नहीं आ रही है? हाँ, अब आ रही है, ठीक है। एक बहुत छोटा सा सवाल लूंगी, क्योंकि ये विषय जो है बजट का है और मुझे लगता है सब लोग भरपूर बोलें और अपनी बात को रखेंगे तो बहुत अच्छा एक कंक्लूजन निकल कर आएगा। तो मैं सवाल बहुत छोटा सा लूंगी। जिस तरह से बजट आया, जिन वर्गों पर खास फोकस किया गया, और जैसा कि अभी अंशुल जी ने भी कहा कि बहुत स्पेशल अलग से कुछ नहीं किया। टैक्सेस में थोड़ा सा लोगों को बड़ी उम्मीद होती है कि कुछ, यदि एक कहते हैं ना कि छूट मिलने की किसको खुशी नहीं होती है, तो वो ना तो कुछ हुआ है, सब एज इट इज रखा गया है। तो किस परिप्रेक्ष्य में इसको लिया जाए, और ये तमाम चीज़ों को लेके जिस तरह से बात रखी गई है या जिन पॉइंट्स को रखा गया है, जिन वर्गों को फोकस किया गया है, इसकी एक स्ट्रैटेजी जो आप लाए हैं या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लाई, सरकार लाई है, इस पर प्रतिक्रिया लूंगी पहले मैं आपकी। जी, ये अंतरिम बजट है, ये फुल फ्लैश बजट नहीं होता। और आप ये देखिए, जब सरकार बनके आ जाएगी, हम सरकार में दोबारा जब आ जाएंगे सरकार में, तो तब फुल फ्लैश एक बजट लाया जाएगा जिसमें सारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। अभी भी इस बजट में काफी चीजों को कवर किया गया। देखिए, चाहे वो नए एम्स बनाने की बात हो, चाहे सोलर पैनल लगाने की बात हो,
और बहुत सारी चीजें, तो हर वर्ग का ध्यान रखते हुए इस बजट को रखा गया है। और ये इंटरिम बजट होता है। इस बजट में आप देखिए, विपक्ष का काम तो उंगली उठाने का है राखी जी। अगर हम इसमें कुछ ऐसी घोषणाएं कर देते तो उसमें विपक्ष क्या था, देखिए चुनावी बजट है, ये बजट के द्वारा जनता को रिश्वत देने का काम किया गया, लुभावने वादे करके जो है बजट लाया गया है, तो फिर भी उनके ये उंगली उठाने का काम करते। अब जब एक सदा हुआ सीधा सिंपल बजट जो एक्चुअल में जिसकी आवश्यकता थी उसको रखा गया, तब भी कहते कि नहीं बजट में कुछ दिया ही नहीं उन्होंने। तो इनकी बातों पे, विपक्ष की बातों में तो कोई दम नहीं है इस बात का, पर लेकिन हमारी जवाबदेही जनता के लिए है और हम उसको लेके पूरा आश्वस्त हैं कि जो बजट सरकार ने दिया है वो इससे अच्छा बजट हो नहीं सकता था। ये बहुत अच्छा बजट है। और जैसे कि बताया कि बजट बनाने में 6-7 महीने की पूरी तैयारी होती है और उस तैयारी के हिसाब से बजट को रखा जाता है। तो इस पूरे बजट को सरकार ने बड़े देखभाल के और बहुत अच्छे से इस बजट को रखा है और लोग भी खुश हैं, जनता भी खुश है। और आने जब सरकार हमारी बनेगी तब हम एक फुल फ्लैश बजट जो है रखेंगे। मनोज जी, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास का जो एक पॉइंट है वो विपक्ष ने उठाया। देखिए, सचिन पायलट को आपने भी सुना, मैंने भी सुना, उन्होंने कहा अति आत्मविश्वास की बात हो गई। हम तो कह रहे हैं आत्मविश्वास की एक आहट सी दिखी। कॉन्फिडेंस होता है देखिए कि बहुत ज्यादा कुछ चीजों को ऐड ऑन नहीं किया, बहुत सारी चीजों को हटाया नहीं है, एक बैलेंस्ड करके चीजों को रखा है। बार बार यही कह रहे हैं कि ये अंतरिम बजट है, जुलाई तक की बात है, लेकिन विपक्ष इस चीज को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि ये अति आत्मविश्वास वाली जो चीज थी जो इस बजट में दिखी। जी, आत्मविश्वास इसलिए है हमारा क्योंकि हमने चीजों को किया है। हम जनता के, जो जनता का विश्वास सरकार पे होता है उस विश्वास पे खरे उतरे हैं, इसलिए आत्मविश्वास है। आप देखिए एग्जाम्पल, बच्चा जब पूरे साल पढ़ाई करता है तो उसको मालूम है कि मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, मेरे नंबर कैसे आएंगे, मेरा ग्रेड क्या आएगा। जब हमने ईमानदारी से देश की तरक्की और देश के विकास के लिए काम किया है, सर्वधर्म को साथ लेके काम किया है, तो आत्मविश्वास क्यों नहीं होगा? आप बताइए, जिस राम मंदिर की बात 500 सालों से लटकी चली आ रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रोग्राम किया कि जनवरी में दिवाली मना दी। तो ये आत्मविश्वास क्यों नहीं आएगा? चलिए मनोज जी, यहाँ चलिए, आत्मविश्वास तक ठीक था, लेकिन बजट में राम मंदिर जी आ गए, राम भगवान जी भी आ गए, तो मतलब ये थोड़ा सा मेरे को अलग सा लगा, इसलिए मैंने रोक दिया। विरोध नहीं कर रही मैं मंदिर का, और मैं क्रेडिट भी आपको नहीं दूंगी क्योंकि फिर अभी बाकी लोग जो हैं लड़ने लगेंगे कि नहीं ये बीजेपी का नहीं था, ये एजेंडा हो सकता है, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो हम कहीं और चले जाएंगे इस बजट से। तो वापस आ जाती हूँ, ठीक है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आवाज पहुंच रही है? काम किया इसलिए आत्मविश्वास है हमें। ठीक है, ठीक है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, सचिन पायलट जी कह रहे हैं अति आत्मविश्वास था, ये कुछ दिया नहीं, सब सिंपल सी चीज रख दी है, ना कुछ हटाया ना बढ़ाया। कम से कम सस्ते वाले पे तो लोगों का बड़ा फोकस्ड होता है, लेकिन जो बीजेपी है, जो सरकार से पक्ष रख रहे हैं, वो ये सीधी बात कह रहे हैं कि देखिए बहुत सोच समझकर चीजों को किया गया है। यदि वो कुछ ज्यादा ऐड ऑन करते तब भी आप इनको घेरते कि चुनावी बजट लेकर आए। देखिए राखी जी, ये अंतरिम बजट इनका नहीं, विदाई बजट है। जिस तरह से सरकार 47 तक का सपना दिखा रही है और 22 में भी दुगनी आय किसान को कहा के आई थी। जुलाई में अगले बजट, पिछला जो बजट था उसमें जो वैकेंसी था नौकरी युवाओं के लिए, वो निर्मला सीतारमण बोली कि मेरे पास पैसा फंड नहीं है, जुलाई तक वैकेंसी जितना है उसको भी खत्म कर दी थी। इस बजट में जिस तरह से निराशाजनक दिखा, युवाओं के रोजगार के लिए कोई एजेंडा नहीं था, श्रमिकों के हाथ में कोई कल कारखाने फैक्ट्री निजात करने के लिए कोई इस सेक्टर में नहीं दिया गया, किसान के लिए कोई ऐसा उपलब्धि नहीं लाया गया। तो ये निराशाजनक बजट है। जिस तरह से लॉलीपॉप पुराने मकान पे पेंट चढ़ाने का काम किया गया है, उससे अपने गुणगान, अपने मियां मिट्ठू बनने का काम किया गया है, अपना गुणगान किया गया, खूब गुणगान किया, जिसका सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। जैसे मनोज भाई अभी राम मंदिर का, राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी राम चल रहे थे, तो ये राम जी के गिनाने पर राम जी लगे हैं, बीड़ा पार बनवासी मनवा क्या करी। ये राम जी के भरोसे चल रहे हैं, काम के भरोसे नहीं चल रहे हैं।
यहाँ काम, विकास, अर्थव्यवस्था और जिस तरह से देश की दुर्दशा हो रही है, 205 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो गया, उसको कैसे निजात दिलाया जाए, किस तरह से यहाँ के लोगों को अर्थव्यवस्था से मजबूत किया जाए। युवा जो किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, इंजीनियर, डॉक्टर बने और पढ़ाई, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा की बात हो, इस तरह का बात नहीं बताते हैं लोग। धर्म और जात पर लाकर जिस तरह से अफीम चटाने की काम कर रहे हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि सरकार 10 साल की हो गई है, विदाई का समय आ गया है। ये आपका लॉलीपॉप जिस तरह से महिलाओं के नाम पर वहां भी दिया गया, मध्य प्रदेश में लाडली योजना, और पुराना पेंशन भी खत्म किया जा रहा है राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार लागू की थी। तो इस तरह का बजट जिस तरह से लाया गया, ये बजट बिल्कुल निराशजनक है, जिसमें बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने का कोशिश किया गया, लेकिन इसमें आम आवाम, किसान, यानी सपना तो बेचा जा रहा है, लेकिन सपना पूरा करने के लिए 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष लाए थे प्रधानमंत्री जी। पुराने धन, काला धन लाने की बात कहते, आज तक नहीं हुआ। डीजल पेट्रोल भाव भी नहीं कम हुआ। आप ही के डिबेट में चर्चा हुआ था कि डीजल पेट्रोल का भाव कम होगा, उस पे भी चर्चा नहीं हुआ। चलिए, गैस पे कम होगा, उस पे स्वामीनाथ जी, तो स्वामीनाथ देश जी के आम आवाम को नहीं कुछ मिल पा रहा है। ये बड़े पूंजीपतियों तरह बजट दिया जा रहा है, लॉलीपॉप दिखाया गया, पुराने मकान को कलर कर जिस तरह से जनता को। चलिए वापस आऊंगी। एक छोटे से ब्रेक का समय हुआ है देखिए यहाँ पर, और लगातार जो एक आत्मविश्वास की आहट जो इस अंतरिम बजट में दिखी, उस पर चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, मेहमानों पर लौटेंगे। रीना जी, जिस तरीके से बजट आया, अंतरिम बजट में आत्मविश्वास की बात हो रही है यहाँ पर, और मैं बार बार इस वर्ड पर इसलिए भी फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये बात सच है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्रिएट नहीं किया गया है। शायद ऐसा लगता है कि एक विश्वास जो मोदी जी को लेकर जो एक जगाने की कोशिश की गई थी, या कह लीजिए कि है भी, बहुत सारे लोगों ने उसको उस तरह से आत्मसात करके रखा है। जो हम तस्वीरें देखते हैं उस पर मैं ये बात कर रही हूँ, व्यक्तिगत नहीं बोल रही हूँ उन चीज़ों को। इसी तरह से बजट भी आया कि कह दिया और ये चीज़ें हैं, मतलब हो गई। युवाओं के को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। आईआईटी बढ़ा दी, एम्स का निर्माण करने जा रहे हैं, आगे आईआईटी और एम्स बढ़ा रहे हैं। एम्स समझ में आया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ज़रूरी भी हैं, आईआईटी भी ज़रूरी है देश के को उन्नति और तरक्की पे ले जाने के लिए। मगर आईआईटी से जो पढ़ के बच्चे निकलेंगे, क्या देश में हम उस तरीके की, उस स्टैंडर्ड की कंपनियां नई खोलने का कुछ ऐलान किया है? आज 10 साल में कितनी नई कंपनियां खुल गई जिससे कि वो बच्चे आईआईटी से पास होकर निकले और उन्हें जॉब मिल जाए। आईआईटी से पास होकर निकलेंगे तो बेरोजगारी। अस्पतालों की संख्या कितनी बढ़ाई है कि जो एम्स से बच्चे पढ़ के निकले उन्हें जॉब मिले, वो लोगों की सेवा कर सकें, इलाज कर सकें। आप अगर हायर शिक्षा की बात करिए तो उसमें फीस इतनी ज़्यादा है कि पढ़ के जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, वो बाद में क्या देश सेवा करेंगे, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि पहले ही वो इतने कर्ज में होते हैं कि उन्हें लगता है कि पहले तो मुझे लोन चुकाना है जो मैंने हायर एजुकेशन के लिए लिया हुआ है। गरीब बच्चों के लिए कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है कि उनके आईआईटी में फ्री शिक्षा हो जाए या एम्स में फ्री शिक्षा हो जाए, या और मेडिकल कॉलेजेस जो बना रहे हैं। और जितना ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो और ज़्यादा देश को कंगाली की तरफ ले जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस सरकारी कॉलेजेस से 20 गुना ज़्यादा होती है। अगर सरकारी कॉलेज में 80,000 फीस है तो वही अगर आप प्राइवेट में चले जाएंगे तो 20 लाख फीस है। तो कहाँ कब पड़ेगा और कैसे बनेगा इंडिया, ये तो सोचने वाले आते। तो युवाओं के लिए इस बजट में कुछ उम्मीद की जा सकती थी कि जहां उन्होंने आईआईटी बढ़ाई हैं, एम्स बढ़ाए हैं, वहीं कुछ कंपनियों का भी बताते कि हम ये प्रावधान कर रहे हैं कि नई कंपनियां खोलेंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिले। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जिससे कि युवाओं को बहुत ज़्यादा खुशी तो नहीं हुई होगी, क्योंकि रोजगार के लिए युवा भटक रहा है, हम पूरे देश में देख रहे हैं। युवा जो है रोजगार के लिए अपने रोज लड़ रहा है। आप देखिए, सरकारी नौकरियां इन्होंने बंद कर दी, क्या देते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, सरकारी नौकरियां हो नहीं रही हैं, प्राइवेट में आप कंपनियां नई खोल नहीं रहे हैं, तो बच्चे ये रोजगार के लिए जाएंगे कहाँ? इसीलिए हमारा जो पढ़ा लिखा और अच्छे तबके का बच्चा है वो कहाँ जा रहा है? विदेश की तरफ कूच कर रहा है। रीना जी, लेकिन एक बात देखिए, आपने जिन महिलाओं की बात हो रही थी, बड़ा फोकसली हमने देखा, बहुत सारे बिल भी आए थे इलेक्शन के पहले महिलाओं को लेकर। उसमें देखिए 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी, और अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का एक लक्ष्य। कहां से लाएंगे ये पैसा? आप सोचिए, 203 करोड़ कर्जा है देश के ऊपर। जब इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करो, आज जो ये कह रहे थे कि हम लाडली बहना से मध्य प्रदेश का चुनाव जीते हैं, चुनाव हो गया, वो लाडली बहनाएं गायब हो गई।
और उनको जो पैसा बांटा जा रहा था जिन बहनों को, उनमें भी कटनी छटनी चालू हो गई कि इतनों को देंगे इतनों, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। मोहन यादव जी ने घोषणा कर दी कि भाई हमारे पास बजट नहीं है, क्योंकि प्रदेश पहले ही इतने ज्यादा कर्जों पे है। तो कैसे अब ये जो ये नया सगुफा लेके आए हैं कि दीदी, लखपति दीदी, ये कहाँ से लाएंगे पैसा? ये हम आम जनता का पैसा है जो ये मुफ्त में बांट के अपनी सरकार बनाने की जो ये सपना देख रहे हैं, ये सपना पूरा हो गया, इनका साकार हो जाएगा, ये सरकार बना लेंगे। क्योंकि इनका काम है, चुनाव आता है, रेवड़ियां बांटते हैं और उसके बाद सरकार में आ जाते हैं और उसके बाद सारी योजनाएं बंद कर देते हैं, क्योंकि पैसा है नहीं। आप देश को कितने कर्ज में डुबाते चले जा रहे हैं, देश का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। और ये जो मिडिल क्लास है, जो कर्ज, जो हमेशा अपना टैक्स पे कर रहा है, या लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, ये जो असली टैक्स पेयर हैं, इन्हें कोई फायदा नहीं है। आप जो इतना सारा पैसा टैक्स का अभी जो माफ करने वाले हो ना, इसमें मोस्टली बिजनेसमैन होंगे जिनके टैक्स ड्यू होंगे और जिन्होंने किन्हीं कारणवश अपने टैक्स नहीं चुकाए हैं, जो चोरी करते हैं टैक्स का, ये उन्हीं को फायदा होगा। किसी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हम आम जनता की बात तो सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मुझे यहाँ देखने को मिली है। अच्छा, एक चीज़ से थोड़ा सा और बची हुई जो मुझे इस बजट में चीज़ें दिखी कि वो कहते हैं ना कि कहीं पे आप इसमें नहीं फंस सकते हैं कि कुछ चीज़ों के दाम बढ़ा दिए हैं या महंगाई को लेकर बार बार जैसे बातें आ रही हैं, कुछ कहा नहीं गया। तो अच्छा, बोलने के लिए ये भी हो गया कि हमने यदि कुछ महंगा नहीं किया तो सस्ता नहीं किया, तो हमने कुछ महंगा भी नहीं किया है। तो दोनों तरफ से देखें ना, बात कहते हैं ना, वो खेलना आना चाहिए, उस चीज़ को रख दिया। धर्मिष्ठा जी, 100 के ऊपर, सॉरी राखी जी, 100 के ऊपर पेट्रोल है, डीजल लगभग 100 है और कहीं कहीं किसी स्टेट में 100 के ऊपर है। महंगाई चरम सीमा पे है। सिलेंडर 900 के करीब है, 1000 के करीब है। अभी चुनाव आया था तो 900 कुछ का हो गया है, नहीं तो 1000 के पार है। गरीब आदमी क्या आप सोच सकते हैं गरीब के लिए नहीं है? राखी जी, आप ये देखिए, ये वो पार्टी हमें उपदेश देने की बात कर रही है। उपदेश नहीं दे रहे साहब, हकीकत दिखा रहे हैं, सच्चाई का आईना देखना सीखिए। आप भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे हैं, आपको ये सच्चाई पता होनी चाहिए कि महंगाई दर जो आप बोल के आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये आप ही का नारा था। सस्ता महंगा की बात निकली थी तो आना ही था महंगाई का जिक्र। 45 रुपए डॉलर का रास्ता 85 रुपए हो गया है। 45 रुपए का पेट्रोल डीजल 100 के ऊपर हो गया है। तो आपके जो है, आपके ये बेकार की बातें करने से काम नहीं चलेगा दीक्षित जी। यहाँ जनता महंगाई से परेशान है, त्रस्त है। 40 रुपए का टमाटर मिल रहा है, 40 रुपए का प्याज मिल रहा है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, ठीक है, बात वहीं आ गई, फिर बात वहीं आ गई। मैंने इसीलिए कह दिया था, इसीलिए होता है एक तरफ महंगाई की बात होगी तो वो कह देंगे दर कुछ कम हो, सस्ता नहीं किया तो महंगा भी नहीं किया, बात वहीं आ गई। ठीक है, चलिए, जिससे जनता को उम्मीद थी कि महंगाई कम होगी। ऐसी मुझे ठीक है रीना जी, कि जनता के विश्वास को कम से कम उसकी इज्जत तो रखे आप। तो रख तो रहे हैं। आपने ये बताइए कितने कारोबार चालू करवा दिए, कितनी फैक्ट्रियां, बच्चे पढ़ेंगे तो आप कहते पकौड़ा तले, पकौड़े तलने के लिए पढ़ रहे हैं। आईआईटी एम्स ये पढ़ने के लिए हैं क्या? पकौड़ा तलेंगे ये बच्चे? क्या ये पकौड़े तलेंगे? आप बताएंगे आईआईटी से पढ़ने के बाद बच्चे, सीए बनने के बाद बच्चे, क्या ये जो है ये पकौड़ा तलेंगे? चलिए मनोज जी और रीना जी, मनोज जी और रीना जी प्लीज राजनीतिक विश्लेषण भी जुड़े, कोई उनको कंपनियां अपना विश्लेषण दे देने दीजिए बजट पे, उसके बाद फिर नोकझोंक कर लीजिएगा। रुक जाइए प्लीज, 2 मिनट रुकिए। मनोज जी प्लीज। खिलौने ले लीजिए आप, जितने डिफेंस का सामान है 15 से 20% हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करने लगा है। आप क्या बात कर रही हैं मैडम? ठीक है, हम आज के बजट पे थे। ठीक है, चलिए तनुज जी, आज के बजट पे ये देखिए होना ही था, जहां सस्ता महंगा की बात आएगी ये नोकझोंक होनी थी। मुझे लग ही रहा था कि महंगाई पे सस्ता महंगा छेड़ा और नोकझोंक अभी शुरू हो जाएगी, लेकिन हाँ, ओवरऑल बजट पे आपकी प्रतिक्रिया। देखिए राखी जी, सबसे पहले मैं तो यहाँ सभी दलों के नेताओं को, प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा हूँ। मैं सभी को ये क्लियर कर देता हूँ कि जो आज बजट आया है ये इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट का मतलब ये होता है, ये पूर्णकालिक बजट नहीं है। इस बजट में, क्योंकि चुनावी साल ही नहीं, कुछ ही महीनों में लोकसभा के चुनाव भी होना तय है, तो किसी भी तरह का इस बजट में प्रलोभन जो है सीधा रूप से जनता को नहीं दिया जाता है, ना ही दिया जा सकता था।
तो इस वजह से ये जो बजट बनाया है इसमें किसी भी तरीके की, देखिए जैसे डायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, आपका इनकम टैक्स है, किसी भी तरीके की कोई भी स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं करा है, कोई भी चीज को सस्ता करना महंगा करना नहीं करा है। यहाँ पर सिर्फ जो है हमारा पर्यटन मजबूत हो उसके लिए तकरीबन 1000 विमान खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बजट के अंदर एक प्रस्ताव रखा है। इसमें आगामी अगर सरकार बनती है तो उसका तात्पर्य ये नहीं है कि सरकार बनेगी नहीं बनेगी, ये सब बातें नहीं होती। बजट का मतलब ये होता है, इंटरिम बजट दिया है, जो भी सरकार आएगी लोकसभा के चुनाव के बाद में उसको ना उनको कोई दिक्कत हो ना ये जाने वाली सरकार को दिक्कत हो, इसलिए इस बजट को एक बैलेंस बजट के रूप में रखा जाता है। और इसमें जो सारी चीजें उन्होंने दी है वो सिर्फ आवास के ऊपर, पर्यटन के ऊपर और सोलर के ऊपर, इस तरह की कुछ जरूरी महत्वपूर्ण चीजों पे विशेष रूप से सरकार की बताई है। और 10 साल का जो लेखा जोखा है भारतीय जनता पार्टी का वो दर्शाया है। जी ठीक है, चलिए रीना जी 1 मिनट आऊंगी आपके पास, आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया आ जाए। आरपी श्रीवास्तव जी, बार बार इस बजट में एक बात आ रही है कि ये अंतरिम बजट है, पूर्णकालिक बजट नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा लुभावने वादे नहीं किए गए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन उम्मीदें तो हर बजट से ही होती हैं भाई। जनता से कनेक्टेड जो चीजें हैं और जो जिन पॉइंट्स को आज शामिल किया गया है उससे उम्मीदें किसे नहीं होंगी। अब यदि सस्ते महंगे पे जाएंगे तो निश्चित तौर पर महंगाई से कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर पूरा फोकस जो 4 सेक्टर्स पर किया, जिसमें गरीब, महिला, युवा और किसानों की बात करिए तो बहुत बड़ा वर्ग है। यहां तो पीएम मोदी कहते थे कि हमारे लिए, जब जातिगत जनगणना की बात हो रही थी तब स्पष्ट रूप से कहते हैं हमारे लिए सब यही जातियां हैं, हमारे लिए सबका साथ सबका विकास यही है। एक बहुत बड़ा एक वर्ग है, मुझे लगता है इन लोगों को बहुत फोकसली सेंटर में रखकर इन पर बात की गई है। बाकी शिक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा, पर्यटन की दृष्टि से थोड़ा सा, हेल्थ की दृष्टि से थोड़ा सा, छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर किया गया है। तो कैसा बजट माने? क्या वाकई में ये एक आत्मविश्वास है कि हमने ये दे दिया हम निकल जाएंगे, या अति आत्मविश्वास ही है, या फिर सीधे सीधे 24 का एजेंडा? दो भाषण आपने सुना होगा, आपने प्रतिक्रिया दिखाई, एक तो प्रधानमंत्री जी की, दूसरी जो है वित्त मंत्री महोदया की। आपने देखा होगा निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि ये अभी हम जो है अंतरिम बजट पढ़ रहे हैं, अंतरिम, और जुलाई में अंतिम बजट पढ़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि पूरा बजट जुलाई में आएगा। निश्चित रूप से कोई भी इंटरिम बजट में ऐसी स्थिति बनती है कि उसमें बहुत सारी चीज़ों को नहीं लिया जा सकता है। आपने महंगा सस्ता होने की बात कहा, लेकिन कुछ चीज़ों में ज़रूरी है कि जैसे मान लीजिए गैस सिलेंडर वाले में देखा होगा कि अब पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें 450 तक का सिलेंडर देने का वादा इन्हीं सरकारों, इन्हीं दलों ने किया है जो आज वर्तमान सरकार में। तो ऐसा कुछ लोग अपेक्षा कर रहे होंगे कि शायद इस बजट में ये सब बातें आएँ, वो नहीं है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी की बात आप कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो है बहुत अच्छा, बड़ा बहुत ही संतुलित बजट है, और निर्मला जी ने बहुत अच्छे तरीके से और देश के विकास के लिए किया। कुछ चीज़ों पर ज़रूर फोकस किया, जैसे सोलर के सेक्टर में 300 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए, पर्यटन में बहुत सारे एम्स, और एक और भी करा है उन्होंने कि वो जो है रेल के डिब्बे बनाएंगे। हाँ। क्या अब आप सवाल ये है कि कुछ इस बजट में कोई इतना बड़ा प्रावधान तो नहीं किया जा सकता, ये बात सच है। जहाँ तक आत्मविश्वास की बात है और अति आत्मविश्वास की बात है, तो विपक्ष जिस बात को कहने जा रहा है वो ये है कि जो भाषण पढ़ा गया उसमें अंतरिम और अंतिम बजट वाली बात है, जो जुलाई में यही सरकार पढ़ेगी। अब सवाल है कि चुनाव होने के बाद देखना पड़ेगा कि सरकार किसकी आती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक तरह से एक नैरेटिव सेट कर लिया है प्रधानमंत्री जी ने और पूरे देश में कि अगली सरकार जो उनका जो एजेंडा है और जो अब तक काम किए हैं, जितने किए, चाहे हाउस महिलाओं को सशक्तिकरण के मामले में किया है, गैस जो है गैस सिलेंडर देने के उज्ज्वला में किया है, मकान के मामले में किया है, सारी चीज़ें, तो उनको लगता है कि सब काम जो हम किए हैं उसी के सहारे 2024 के चुनाव में जाएंगे, और उसको बहुत ही उनका मानक एकदम तय है। दूसरी एक बात जो है, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से राम मंदिर वाली बात आई है, तो एक सहारा वो भी इनके पास है। तो हमें लगता है कि सरकार ने बड़े सधे ढंग से इस बजट को पेश किया है, ताकि विपक्ष ये न कह सके इन्होंने लोक लुभावन बजट पेश किया, जनता को लुभाने के लिए पेश किया, उस बात से बचने का प्रयास किए हैं। जहाँ तक किसानों की बात है, युवाओं की बात है, महंगाई बेरोजगारी की बात है, वो तो सब जस की तस है। अब आने वाले समय में कहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन एक विजन जरूर दिया है 2047 तक का प्रधानमंत्री जी ने, कि हम ये बजट इस तरह का है कि जो 2047 तक भारत बहुत मजबूत होगा, बिल्कुल मजबूत होना चाहिए।
और देश को जो है इस तरह की व्यवस्था मिलनी भी चाहिए कि हर सेक्टर में लोगों को फ़ायदा मिले, बेरोजगारी दर कम हो जाए, महंगाई कम हो जाए, देश में विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें। और इस दौरान आप देख रहे होंगे बहुत सारी घोषणाएं भी चल रही हैं आगामी चुनाव को लेकर के, जगह जगह देख रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में देखें कई हजार करोड़ की रोड की घोषणा हो चुकी है जो बन के तैयार होगी, सारी चीज़ें। इनका कोई खुलासा इसमें नहीं है कि इसमें कितना दिया जाए। हाँ, मनरेगा में ज़रूर इन्होंने 86,000 करोड़ रुपये दिया है ताकि जो है ज़मीनी स्तर पर लोगों का जो है उत्थान हो सके। और इनका फोकस जो है महिलाओं की तरफ है, युवाओं की तरफ है, खास करके आधी आबादी पर फोकस करके सरकार चल रही है ताकि आने वाले समय में इनको चुनावी फ़ायदा मिल सके। जहाँ तक बजट में है, हमारे अर्थशास्त्री ने खुद बोला इसमें कुछ ऐसा नहीं है टेक्निकल कि जिस पर बहुत कुछ बोला जा सके, कोई ऐसी बात होती, लेकिन मिडिल क्लास को कहीं से लगता है इस बजट से कोई राहत उतनी ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। तो हमें लगता है कि जो ग्रास रूट लेवल तक जो है सरकार ने ज़्यादा फोकस आधी आबादी की तरफ किया है, और सोलर और तमाम चीज़ें जो हैं जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री, इसके अलावा जो है आप देखे होंगे लखपति दीदी को बढ़ाना। भाई आप ये समझिए कि ये सारी चीज़ें जब बजट में रोजगार होगा और भी साधन होंगे तभी लोग लखपति बनेंगे, तब आने वाले समय में 3 करोड़ लखपति दीदी कैसे बनेंगी, ये भी इनके पास रोड मैप होगा। और शायद ये बजट एक तरह से कहा जा सकता है कि आत्मविश्वास का बजट लगता है, क्योंकि सरकार को लगता है कि इस बजट के सहारे वो जो आने वाले चुनाव में काफ़ी कुछ अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और रीना जी कुछ कहना चाह रही थी, थोड़ा सा जल्दी से बोलिएगा। मैं यही कहना चाह रही थी कि कहा जा रहा है लोक लुभावन नहीं है, मगर है ना। आप संख्या बढ़ा रहे हैं लखपति दीदी की और आपने घोषणा की है, तो वो लोक लुभावन तो वही, जैसे यहाँ पे लाडली बहना से चुनाव लड़े थे, अब लखपति दीदी से चुनाव लड़ेंगे, तो ये तो लोक लुभावन ही हुआ। ठीक है मनोज जी, अब मैं इसका जवाब भी ले ही लेती हूँ क्योंकि 2-3 जगह से ये बात मेरे पास आ गई और सुनने में वो बहुत अच्छा भी लग रहा है। मतलब लाडली बहना और बहुत सारी चीजें देखी, अब लखपति दीदी, तो आप सोचिए कि लाडली बहना और हम तो 1000 रुपए तक की बातें कर रहे थे और 1200 रुपए, 1000 रुपए, इससे ज्यादा कहाँ थे। लखपति तो मतलब ऐसा लग रहा है कि इतना तेजी से चल जाएगा कि लोकसभा के आ जाने आगे की लाइन बहुत लंबी क्लियर दिख रही है मुझे तो। पर करेंगे कैसे? प्रधानमंत्री के पास है, वो विजन किसी के पास नहीं है। आप ये देखिए कि 2047 तक की उन्होंने पूरा का पूरा खाका रख के सामने रख दिया है कि करना क्या है मुझे। तो विजन के साथ ही चीजें चलेंगी राखी जी, और जिसके पास विजन होता है वही कर पाता है। तो विपक्ष को सिर्फ हल्ला मचाने, शोर मचाने के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। विजन के साथ काम चलेगा। आप देखिए, अभी हम लोग एंटी गठबंधन की बात कर रहे थे, पहले दिन से हम लोग बोल रहे थे गठबंधन कहीं नहीं खड़ा हो पाएगा, कहीं नहीं चल पाएगा। जहां जहां राहुल गांधी जी की रैली पहुंचती जा रही है, वहां के लोग उन्हें छोड़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो कल बिहार से ही, चाहे कलकत्ता से ही, चाहे आप देखिए अब तो आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा कर दी है कि हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें ना, वो तो थाली के बैगन है, वो जिधर लुढ़क गई थाली उधर लुढ़क जाते हैं। कितनी बार प्रमाणित कर मानना है कि आप सुनिए तो सही, ये विजन होना चाहिए। जिसके पास विजन है, 205 लाख करोड़ का आपका देश में वही चला पाएंगे। जिनके पास तो विजन नहीं हो, काम नहीं कर सकते। आप लखपति बहने बनाएंगे। 205 करोड़ का कर्जा। अरे गठबंधन को छोड़ दीजिए, आप तो बजट पे आ जाइए। मतलब सीधा सा सवाल था, लखपति कैसे बनेंगे सर? कैसे चीजें चलेंगी? गुलाबी अगर रहना पड़ेगा तो चीजें बनेंगे ना। कैसे बनाओगे लखपति बहना, लखपति दीदी कैसे बनाएंगे? 205 करोड़ का कर्जा, ऐसा कौन सा विजन है मोदी जी के पास कि ये कर्जा दूर हो जाएगा भारत का? आप तो पहले ये बताइए जनता को कि 205 स्वामीनाथ जायसवाल जी, इंडी गठबंधन में क्या पूछूं यहाँ पर? ये पूछ लूं कि क्या गठबंधन के लोगों को कभी मौका मिल गया तो हमारा भारत जो एक मजबूत नींव की बात हो रही है, हम उस जगह चले जाएंगे, या फिर सिर्फ इकलौता सहारा मोदी जी ही हैं? देखिए राखी जी, आज झारखंड की जो हुई प्रक्रिया, जब यानी नीतीश कुमार को अपने पार्टी में तो मीडिया, नेशनल चैनल और ये तय कर चुके थे, भाजपा भी नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दिए थे उससे पहले 2 डिप्टी सीएम और सीट का बंटवारा, सारा चीज ये लोग बताना शुरू किए, ब्रेकिंग न्यूज है। और नीतीश कुमार ऑफिशियल बयान तक नहीं दिए, अब इंडिया गठबंधन से बाहर भी नहीं हुए, लेकिन डिप्टी सीएम कौन बनेगा, क्या बनेगा, कौन बनेगा, करोड़पति के हॉट सीट पर बैठ गए। लेकिन यही कहते थे कि दरवाजा बंद कर चुका हूं, अब नहीं नीतीश यानी पलटू को, चाचा को नहीं लेंगे। लेकिन ये लोग गलबंदी कर लेते हैं, जहां भ्रष्टाचार कहते हैं युक्त मुक्त कर दूंगा,
वही चाहे अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, नारायण राणे हो। अरे स्वामीनाथ जी, मैं पूछ रही हूँ कि मजबूती मिलेगी तो 2047 तक मजबूत होंगे कि नहीं? मैंने ये थोड़ी पूछा कि कौन कहाँ जाएगा और क्या होगा। अभी 2022 में दुगनी आय कह रहे थे। अगर किसानों को दुगनी आय की जगह पर 3 काले कानून लाया गया, 770 शहादत हुआ और उस पर किसानों पर गाड़ी चढ़वाया गया अजय कुमार टेनी के द्वारा। और IIT की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी बनाता है, IIT के छात्रों को IT सेल के लोग बनारस में संसदीय क्षेत्र के रेप किया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। ये क्या करेंगे? बेरोजगार युवाओं को कहेंगे लाचीदाना बेचो, फूल बेचो, यही तो रोजगार है। आत्मनिर्भर बनो, पढ़ लिख के इंजीनियर IT खोलवा देंगे, इंजीनियर बनो, फूल का दुकान खोलो, डॉक्टर बनो, लाचीदाना बेचो, पकौड़ा तलो। इनके पास रोजगार देने के लिए ना फंड तो पहले ही बोल दी थी पिछले बजट में ही, सीतारमण की फंड नहीं है, मैं रोजगार नहीं दे सकता हूं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हुई, उसमें भी नहीं रोजगार दिया जा रहा है। कोरोना काल में कई लड़के 1,60,000 बच्चे जो आर्मी में वैकेंसी पास कर चुके थे, उनको ज्वाइनिंग लेटर देना था, उनको निर्वस्त्र करके हटा दिया गया एक तरह का। और जो रेलवे में वैकेंसी था डंडा मार के हटा दिया गया। पारा मिलिट्री में 40 से 60,000 बच्चे थे, उनको यानी कोरोना काल से पहले जो आए थे उनको खाली ज्वाइनिंग लेटर। आज हर सेक्टर में खाली है। ठीक है स्वामीनाथ जी, चलिए समय हो गया। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा है अंशुल, मेरा महत्वपूर्ण सवाल हो जाने दीजिए। ठीक है अंशुल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है और वो इसलिए भी है क्योंकि इस पूरे बजट में जिन चीज़ों को समावेश किया गया, ये नोकझोंक तो देखिए पक्ष विपक्ष की चलती रहेगी, लेकिन वाकई में जैसे मैंने कहा, हम एक इकोनॉमिस्ट की दृष्टि से अपने भारत को आज देखें और आने वाले 2047 तक जिस हम मजबूत नींव की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम चल रहे हैं इन पॉइंट्स के साथ, कितने बदलाव की ज़रूरत हमें है, बहुत कम शब्दों में आप इसको बताइएगा और किस तरह से हम इसको कर पाएंगे। क्योंकि बातें तो बहुत सारी, हम लखपति दीदी बना दें, ये कर दे, वो कर दे, इम्प्लीमेंट तो कराना होगा ना हमें। सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट और रखना चाहूँगा जो डिस्कस करने से रह गया। जैसे हम रेबड़ियाँ बांटने की बात कर रहे हैं, तो एवरी गवर्नमेंट वो रेबड़ियाँ तो बांटती है, उसके बिना तो काम नहीं चलता। पर मुद्दे की बात यह है कि जो सारी रेबड़ियाँ बढ़ती हैं, एक्चुअली उसका कहीं ना कहीं एक रिपल्केशन होता है, एक रिवर्ट बैक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे छूट गया था, वो ये था कि जो स्ट्रीट हॉकर्स हैं उनको एक कोलेटरल फ्री लोन या एक सस्ते दामों पे या बिना किसी हैसल फ्री लोन देने की बात कही गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब उनके पास 10,000 या 20,000 रुपये जाते हैं तो उससे उनका जो बिज़नेस इस्टेब्लिश होता है, वो पैसे से जो भी इनकम जनरेट होती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ऐसा पैसा नहीं होता कि वो FD पे कर देंगे, वो पैसा वापस से घूम के इकोनॉमी में आता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, जो महिलाओं को सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो ये जो पैसा दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि फ्री बीज बांटने वाली बात है। मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं मस्तिष्क का उन्होंने निर्मला सीतारमण जी ने एक जिक्र करा था, जो मुझे लगता है कि इसके साथ लिंक करा जाएगा। यहाँ पर जो लखपति बनाने की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको स्किल डेवलपमेंट के थ्रू लिंक करा जाएगा एंड वहाँ से पैसा रूट होके उनको वहाँ पे समृद्ध करा जाएगा। सो फ्री बीज से बांटने से तो मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमिक हम डेवलप इकोनॉमी 2047 तक अचीव कर पाएंगे। आई बिलीव कि यहाँ से स्किल डेवलपमेंट का रास्ता खुलेगा एंड वही मेरे ख्याल से हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन होगा कि 2047 तक स्किल डेवलपमेंट के थ्रू हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और इसी के साथ समय भी हुआ। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आत्मविश्वास की आहट है, बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरह से आत्मविश्वास के साथ चीज़ों को लाए हैं, उन्हें लगता है कि ये चीज़ें हो जाएंगी। विपक्ष कहता है अति आत्मविश्वास है, ठीक है, उनके पॉइंट्स अलग हैं, लेकिन ये बात है कि आज जिस कल्पना के साथ, जिन बातों के साथ इस अंतरिम बजट को रखा गया है और पूर्णकालिक बजट जब वो होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश होगा, वो देखने वाली बात होगी और वो तभी हम कह पाएंगे कि कितनी चीज़ों से फायदा हुआ, कितना डेवलपमेंट हो पाएगा, कितनी मजबूत नींव होगी। अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिन बातों को, जिन वर्गों को, जिन पॉइंट्स को मुख्य रूप से फोकस किया गया है, उससे एक बात तो साफ है कि 24 का फोकस जो था, वो 24 की राह जो है, वो फिलहाल तो थोड़ी आसान सी दिख रही है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।